जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 2 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। पहली बात दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है यह हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे बात की जाए कि आखिर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी 1 अक्टूबर 2021 की यानी इस बार की इसकी थीम क्या है, अगर आपसे पूछा गया इस बार की इसकी थीम क्या है, तो पहली बात दोस्तों आपको थीम लिख लेनी है। अगर आपसे पूछा गया इस बार किसकी थीम क्या है 2021 की, इसकी थीम है डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस। लिख लेना है, आपको लिख के देता हूँ इसकी थीम क्या है, डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस जो है इसकी इस बार की थीम है। अगर आपसे बात की जाए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं सभी उम्र के लोगों के मध्य जो है डिजिटल इक्वलिटी को बढ़ाना जो है इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है सेज कार्यक्रम या सेज पोर्टल। दोस्तों सेज कार्यक्रम आप मुझे करने बताना, और सेज पोर्टल में आपको बता देता हूँ। सेज पोर्टल जो है दोस्तों वृद्धजनों के केयर के लिए जो है यह सेज पोर्टल खोला गया था। ठीक है, सेज पोर्टल जो है अगर आपसे बात की जाए वृद्धजनों के केयर करने के लिए, ये जो वृद्धजनों हैं इनके वृद्धजनों के केयर करने के लिए कौन सा पोर्टल खोला गया, तो इस पोर्टल का नाम है सेज पोर्टल। सेज कार्यक्रम क्या है आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है एल्डर हेल्पलाइन। तो एल्डर हेल्पलाइन जो है दोस्तों यह भी वृद्धजनों के केयर के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, और वो हेल्पलाइन नंबर है 14567 जो हेल्पलाइन नंबर है। किन लोगों से संबंधित यह जो है वृद्धजनों यानी एल्डर लोगों से जो है यह संबंधित है। अगला प्रश्न है वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट। तो दोस्तों पहली बात जो है ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं वृद्ध लोगों को जो है जिनकी भी उम्र 75 वर्षों से अधिक है, जिनकी भी उम्र 75 वर्षों से अधिक है, ठीक है 75 वर्ष जिनकी भी उम्र अधिक है, उन सबको जो है आयकर दायित्व दाखिल करने से जो है अब छूट दे दी है सरकार ने। ठीक है, अगला प्रश्न है एयरफोर्स दिवस। तो एयरफोर्स डे जो है ये हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, एयरफोर्स डे। अगर आपसे पूछा गया एयरफोर्स के हाल ही में नए दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि एयरफोर्स के यानी भारत के नए एयर चीफ मार्शल किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों भारत के नए एयर चीफ मार्शल बने हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी जो है भारत के नए एयर चीफ मार्शल बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों छात्र दिवस और नवाचार दिवस। तो दोस्तों छात्र दिवस और नवाचार दिवस जो है ये दोनों 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों जो है 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, और 15 अक्टूबर को यह जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो है इनके जन्म दिवस पर जो है 15 अक्टूबर को छात्र दिवस और नवाचार दिवस दोनों मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस जो है दोस्तों विश्व खाद्य दिवस हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को जो है हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस, आप सभी को मालूम होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में किसे 2021 यिदान पुरस्कार। दोस्तों यहाँ पर है यिदान पुरस्कार, यहाँ पे है यिदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। पहली बात दोस्तों ये यिदान पुरस्कार जो है ये 2021 से शुरू हुआ है। ठीक है, यह यिदान पुरस्कार 2021 शुरू हुआ है, और इस बार यानी 2021 में यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, 2021 में यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। पहली है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। ठीक है, पहली है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, और दूसरे हैं एरिक हुनशेक। ठीक है, ये पहले हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जो कि इंडिया की हैं, और एरिक हुनशेक जो है यह अमेरिका के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। अगर आपसे पूछा गया कि डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी किस फाउंडेशन की CEO है, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया
यह किस फाउंडेशन की सीईओ है? तो यह जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ है। ठीक है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की जो है यह सीईओ है। कौन? डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आखिर यह जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, यह इसका काम क्या होता है? ठीक है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है इसका काम क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताना। फिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यह जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है जिनकी सीईओ है डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी। तो दोस्तों डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी जो है यह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ है। और दोस्तों प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का काम क्या है? दोस्तों जितने भी सरकारी स्कूल्स है, ठीक है, इन स्कूल को दोस्तों इनकी जो है शिक्षा को बेहतर करना जो है किस फाउंडेशन का काम है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है इसका काम है। ठीक है, उनकी शिक्षा को जो है बेहतर कराना किस फाउंडेशन का काम है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम देखेंगे जो कि है हाल ही में किसे 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, यानी हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किसे 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया विश्व भूषण हरिचंद्रन को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है विश्व भूषण हरिचंद्रन जो है इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट लिविंग बेस्ट लैंग्वेज फीचर, यहाँ पे पिक्चर नहीं दोस्तों, यहाँ पर है फीचर का पुरस्कार जीता। दोस्तों पहली बात दोस्तों आपको याद रखना है कौन से फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार दोस्तों? बेस्ट लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। बात की जाए किस मराठी फिल्म में, तो वो जीता है दोस्तों पुगलिया ने। ठीक है दोस्तों, पुगलिया एक मराठी फिल्म है और दोस्तों इसने जो है ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। दोस्तों हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑस्कर 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। दोस्तों ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया नोमैडलैंड को। ठीक है दोस्तों, नोमैडलैंड जो है एक विदेशी फिल्म है और दोस्तों इसे जो है ऑस्कर 2021 सम्मानित किया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म से चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। दोस्तों यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 के लिए जो है दोस्तों मारिया रेसा को जो है दोस्तों चुना गया है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यूनेस्को के लिए जो है दोस्तों मारिया रेसा को जो है दोस्तों चुना गया। ठीक है, मारिया रेसा को चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अनुपम खेर को। ठीक है, अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया है, अनुपम खेर। अगला प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किस एक भारतीय एनजीओ को दिया गया। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, लाइफ नाम से एक भारतीय एनजीओ है। ठीक है, लाइफ नाम से एक भारतीय एनजीओ है, इसे जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, एकमात्र भारतीय एनजीओ है। अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न जो कि है, हाल ही में लॉन्च किया गया डीजी सक्षम किसकी संयुक्त पहल है। पहला प्रश्न कि डीजी सक्षम पहल जो है यह किसकी संयुक्त पहल है। यह जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय इसकी पहल है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, बात की जाए यह एक संयुक्त पहल है, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसके साथ एक और जो है कंपनी है और उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है, इन दोनों ने समझौता कर जो है एक डीजी सक्षम पहल जो है लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, और इस डीजी सक्षम पहल का अगर आपसे पूछा गया
उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का सबसे पहला उद्देश्य है डिजी कौशल का विकास। ठीक है, डिजिटल कौशल जो है इसका विकास करना इस पहल का उद्देश्य है। डिजी सक्षम पहल का दो उद्देश्य है। पहला है डिजी कौशल विकास का डिजी कौशल जो है इसका विकास करना और रोजगार को बढ़ाना जो है इस पहल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना को अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना को किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी पोषण शक्ति निर्माण इसका दूसरा नाम है। मिड डे मील योजना जो है यह 1995 को यह योजना शुरू हुई थी और दोस्तों अब जो है इस पीएम पोषण योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया, इस पीएम पोषण योजना का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है सौभाग्य योजना को कितने वर्ष पूर्ण हो गए। सौभाग्य योजना जो है दोस्तों इसको कुल 4 वर्ष पूर्ण हो गए थे। कब इसे 4 वर्ष पूर्ण हो गए थे, इसे जो है 25 सितंबर जो ये शुरू थी 25 सितंबर 2017 को 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी और 25 सितंबर 2021 को जो इसके पूरे 4 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि है विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। पहली बात दोस्तों विजय सांस्कृतिक महोत्सव जो है इसका संबंध है 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर से जो इसका संबंध है। ठीक है, 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर संबंध है। बात की जाए यह विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, यह जो है कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है और यह जो 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था दोस्तों, इस वॉर के अंदर जो है भारत ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए जो है युद्ध लड़ा था। ठीक है, और इसके अंदर जो है पाकिस्तान हार गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है विजय सांस्कृतिक महोत्सव को कोलकाता के अंदर मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है नरेगा किस वर्ष से लागू हुई। नरेगा दोस्तों यह जो है पहली बात 2005 के अधिनियम जो है 2005 का इसका अधिनियम है और यह जो है 2 फरवरी 2006 को जो है यह लागू हुई थी और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। इसका नाम पहली बात दोस्तों कब बदला गया, इसका नाम बदला गया था 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया था मनरेगा। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था मनरेगा, इसका नाम बदलकर कर दिया गया था कब 2 अक्टूबर 2009 को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ है 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को। और अगर आपसे बात की जाए इस योजना का, और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि आखिर इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे छोटे उद्योग जो है दोस्तों इन्हें लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, जो छोटे छोटे जो उद्योग है इन्हें लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, यह जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों यह आयुध निदेशालय जो है पहली बात दोस्तों ER शेख। ठीक है, कौन ER शेख ने जो है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने। और दोस्तों यह जो आयुध निदेशालय है, ठीक है दोस्तों, यह जो है एक भाग है, यह जो है एक भंग की गई बोर्ड का भाग है। बात की जाए किस बोर्ड का भाग था ये, तो यह जो है आयुध निर्माण बोर्ड। ठीक है दोस्तों, आयुध निर्माण बोर्ड जो है जिसे अभी हाल ही में भंग कर दिया गया है, इस बोर्ड का दोस्तों यह एक अंग है। ठीक है, कौन सा आयुध निदेशालय, ये इसका एक अंग है। ठीक है, इसका नाम क्या है आपको याद रखना, आयुध निदेशालय, और पहले महानिदेशक है ER शेख। अब ऑप्शन की तरफ कुछ चलते हैं, तो ऑप्शन की तरफ आप सबसे पहले देखेंगे अविक सरकार। ठीक है दोस्तों, अविक सरकार अगर आपसे पूछा गया अविक सरकार कौन है, अविक सरकार बताया दोस्तों PTI जो है इसके अध्यक्ष कौन है, अविक सरकार। अगला प्रश्न है JB महापात्रा जो है ये CBDI कौन, CBDI के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों नजर डालते हैं PTI के ऊपर। अगर आपसे पूछा गया PTI का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों PTI का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नहीं वाइस चेयरमैन है। ठीक है, कौन, अविक सरकार। ठीक है,
सर दोस्तों, ये जो अविक सरकार है, याद रखना दोस्तों, अविक सरकार जो है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कौन है? चेयरमैन। ठीक है, याद रखना आपको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अविक सरकार। और ये जो है वाइस चेयरमैन है किसके? ये वाइस चेयरमैन भी है। और दोस्तों आपको याद रखना है, एडिटर एमिरेट्स ऑफ एबीपी ग्रुप है। ठीक है, एबीपी ग्रुप जो है दोस्तों इसके ये एडिटर एमिरेट्स भी है। याद रखना है, पीटीआई की कौन है? पहले दोस्तों आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अभी सरकार किसके जो है चेयरमैन है, यानी किसके चेयरमैन? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये अध्यक्ष हैं पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं। नागोजी ओंकाजा इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक है? दोस्तों नागोजी ओंकाजा इवेला जो है दोस्तों यह WTA की, ठीक है दोस्तों, WTO जो है दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, कौन? WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक है ध्रुति बनर्जी। ठीक है दोस्तों, ध्रुति बनर्जी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में महानिदेशक है अजय माथुर। ठीक है दोस्तों, अजय माथुर। अगला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? तो दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कौन दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान डायरेक्टर है अब्दुल्ला शाही। ठीक है, अब्दुल्ला शाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न यानी हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह स्थित है। दोस्तों किलाऊ ज्वालामुखी जो है यह हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप किस देश का है? हवाई द्वीप जो है दोस्तों यूएसए का है। ठीक है दोस्तों, यूएसए का हवाई द्वीप है। और किलाऊ ज्वालामुखी जो है यह एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ठीक है, अमेरिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है हवाई द्वीप के अंदर, उसके अंदर ये किलाऊ ज्वालामुखी था। और दोस्तों इसके अंदर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो है एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और अगर आपसे बात कीजिए हवाई द्वीप को क्या हवाई द्वीप जो है दोस्तों इसे प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है हवाई द्वीप को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। दोस्तों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखना किस ज्वालामुखी को? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मेरापी और सिनाबुंग जो है दोस्तों आपको याद रखना ये इंडोनेशिया के अंदर। देखिए दोस्तों दोनों की दोनों जो है इंडोनेशिया के अंदर है। अगला प्रश्न है कोटोपैक्सी जो है दोस्तों ये इक्वाडोर जो देश है इसके अंदर। ठीक है, याद रखना किस देश के अंदर है कोटोपैक्सी? इक्वाडोर देश के अंदर है कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है दोस्तों बैरन आइलैंड। तो दोस्तों बैरन आइलैंड जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है बैरन आइलैंड जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। बात कीजिए कहाँ पर है? यह दोस्तों अंडमान और निकोबार के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है ये अंडमान और निकोबार के अंदर। अगला प्रश्न है ताल ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस, आपको याद रखना दोस्तों ताल ज्वालामुखी जो है इसका संबंध किस देश से है? फिलीपींस देश से इसका संबंध है। और फिलीपींस ने इसका नाम रखा है या फिलीपींस में आयत है? सॉरी दोस्तों, इसका नाम तो फिलीपींस ने रखा है। दोस्तों यह जो ताल ज्वालामुखी है किस देश के अंदर स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी जो है दोस्तों ये फिलीपींस देश के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है बैरन आइलैंड जो है दोस्तों ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, बैरन आइलैंड अंडमान और निकोबार में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दोस्तों ये सिंपल उत्तर है इसका, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। ठीक है, और दोस्तों मुकेश अंबानी जो है ये 10वीं बार लगातार, ठीक है 10वीं बार जो है लगातार
हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। बात की जाए दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी। और बात की जाए तीसरे पर है शिव नादर। ठीक है, लाइन में लिखा गया है दोस्तों, पहले पर मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी और तीसरे पर शिव नादर। और दोस्तों मुकेश अंबानी जो है ये रिलायंस कंपनी के मालिक है। ठीक है, मुकेश अंबानी जो है रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है साइरस पूनावाला को। ठीक है दोस्तों, साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर कौन सा भारतीय ब्रांड 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कौन सा भारतीय ब्रांड 5वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना चाहिए वैश्विक स्तर पर जो है भारत का रिलायंस जो है, ठीक है, सॉरी जियो, रिलायंस जियो जो है दोस्तों यह 5वें स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है, अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन है। तो दोस्तों अमेजन कंपनी के नए सीईओ है एंडी जेसी। कौन है, एंडी जेसी जो है ये अमेजन कंपनी के नए सीईओ हैं। और दोस्तों किन की जगह पर, तो यह जो है दोस्तों जेफ बेजोस की जगह पर। ठीक है दोस्तों, जेफ बेजोस की जगह पर यह नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, सदी के महानतम दानदाताओं में कौन शीर्ष पर है। तो दोस्तों सदी के महानतम दानदाताओं में शीर्ष पर है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा कौन है दोस्तों, जमशेद जी टाटा शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा आज का 7वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत मिशन 2.0 तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया। अब दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों यह जो है दोबारा शुरू नहीं किया गया है। याद रखना है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है तो यह दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। लेकिन दोस्तों यह जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है दोस्तों, यह 2 अक्टूबर को ना होकर 1 अक्टूबर को शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना है, अमृत मिशन और भारत मिशन, भारत स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो है दोस्तों 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए थे। बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन जो पहले था वो था 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है दोस्तों, ये 2020 से शुरू हो रहा है नया वाला 2.0। और बात की जाए अमृत 2.0, अमृत 2.0 जो है दोस्तों ये पहली बार कब शुरू हुआ था दोस्तों, अमृत 2.0 पहली बार शुरू हुआ था 2015 में। याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन पहली बार 2014 में और अमृत मिशन 2015 में। अब देखते हैं अमृत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में आखिर क्या क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों पहली बात, अमृत मिशन की अगर बात की जाए, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए अमृत मिशन की, अमृत मिशन जो है दोस्तों इसका काम था कि जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आपको याद रखना अमृत मिशन का काम था जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन्हें पॉलिश कर कर या फिर उसे जो है रीबिल्ड कर कर दोस्तों उन्हें अच्छे तरीके से कराना किस मिशन का काम था, अमृत मिशन का काम है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है उज्ज्वला योजना 2.0। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना 2.0 जो है यह योजना महोबा उत्तर प्रदेश शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, यह योजना महोबा उत्तर प्रदेश से यह योजना शुरू हुई थी। और यह पहली बार जो है यह योजना कब शुरू हुई, तो दोस्तों पहली बार दोस्तों उज्ज्वला योजना 1.0 बोल सकते हो दोस्तों, या फिर पहली उज्ज्वला योजना तो दोस्तों यह शुरू हुई थी 1 मई 2016 को जो है पहली उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। और उज्ज्वला योजना 2.0 की अगर बात करें तो यह शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 को, 10 अगस्त 2021 को योजना शुरू हुई थी। इसके तहत जो है 1 करोड़ एलपीजी गैस जो है ये हर घर में सॉरी दोस्तों 1 करोड़ एलपीजी गैस जो है ये उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, महोबा उत्तर प्रदेश से योजना शुरू हुई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण, दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण जो है इसका जो 7वां संस्करण है, स्वच्छता सर्वेक्षण का जो 7वां संस्करण है
ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन में पहला और 100वां शहर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अमृत मिशन का काम था कि पुरानी बिल्डिंग्स जो है उन्हें रिबिल्ड कर कर उन्हें पॉलिश कर कर एक तरीके से अच्छा बनाना, नया बनाना। और दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद है नई नई बिल्डिंग बनाना। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद है नई नई बिल्डिंग बनाना। बात की जाए इसके अंदर पहला शहर कौन सा है, तो इसके अंदर पहला शहर है भुवनेश्वर। कौन सा है, इसके अंदर पहला शहर है भुवनेश्वर। और इसके अंदर 100वां शहर कौन सा है, 100वां शहर इसके अंदर है शिलोंग। कौन सा है, 100वां शहर है शिलोंग। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए सबसे ज़्यादा शहर किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा शहर यानी मैक्सिमम शहर किस राज्य में, तो मैक्सिमम शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा शहर है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न, जो कि है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला रक्षक किट विकसित किया है। तो इन्होंने जो है 16 वर्ष से, याद रखना दोस्तों, बाल रक्षा किट का नाम क्या है, बाल रक्षा किट। और इसके अंदर जो है 16 वर्ष की कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को दोस्तों इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, तो दोस्तों इस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो है ये बाल रक्षा किटें दी जाएंगी। और दोस्तों इसे क्यों दिया जा रहा है, दोस्तों कोविड-19 की जो तीसरी लहर आने वाली है इसमें जो है दोस्तों बच्चों को खतरा ना रहे, इसीलिए जो है दोस्तों बाल रक्षा किट बच्चों को दी जा रही है। बात की जाए इस रक्षा किट के अंदर क्या क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ें इस रक्षा किट के अंदर। पहली है दोस्तों तुलसी, दूसरी है गिलोय, तीसरी है मुलेठी, चौथी है दालचीनी और पांचवी, और इसी के साथ में दोस्तों मुनक्का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हैं, कुल चीज़ें दोस्तों 5 चीज़ें इसके अंदर दी जाएंगी। पहली है तुलसी, गिलोय, मुलेठी, दालचीनी और मुनक्का। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ें इसके अंदर दी जाएंगी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए सामूहिक टीकाकरण आरंभ किया। दोस्तों क्यूबा जो देश है उसने जो है दोस्तों क्यूबा जो देश है उसने बच्चों के सामूहिक टीकाकरण जो है उसका आरंभ किया है। दोस्तों यह जो है क्यूबा के जितने भी डॉक्टर हैं दोस्तों वो कार्टून जैसे दोस्तों कपड़े पहनकर जो है दोस्तों बच्चों के पास जाते हैं दोस्तों, उन्हें जो है तुरंत टीका दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह क्यूबा के अंदर हो रहा है। अगला प्रश्न है कोशिका का पुलिस मैन किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का पुलिस मैन कहा जाता है WBC यानी श्वेत रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल को जो है दोस्तों कोशिका का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोविड-19 का पहला टीका एम्स के किस कर्मचारी को लगाया गया। तो दोस्तों कोविड-19 का पहला टीका जो एक एम्स के कर्मचारी को लगाया गया, उनका नाम है मनीष कुमार। कब लगाया था इन्हें लगाया था 16 जनवरी 2000 किसको जो है यह टीकाकरण लगाया था। ठीक है, कोविड-19 का पहला टीका एम्स के किस कर्मचारी को लगाया गया, मनीष कुमार को। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 30 सितंबर 2021 से किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ। तो दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए नट संकीर्तन। ठीक है, नट संकीर्तन उत्सव जो है दोस्तों यह मणिपुर का नृत्य संगीत उत्सव है। ठीक है, मणिपुर का जो है यह नृत्य संगीत उत्सव है। इसको जो है दोस्तों किस भगवान से संबंधित, यह जो है भगवान श्री कृष्ण से यह संबंधित है। और इसे जो है इस नट संकीर्तन को जो है दोस्तों यूनेस्को ने अपने अमृत धरोहर में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, अमृत धरोहर में इसे जो है शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए कब शामिल किया गया, 30 सितंबर 2021 को। कहाँ का यह नृत्य संगीत उत्सव है, यह मणिपुर का नृत्य संगीत उत्सव है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यानी हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी स्थित है मणिपुर के अंदर। अगला प्रश्न है उत्तरी पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। उत्तरी पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका नाम क्या आप मुझे कब नहीं बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर के अंदर। बात की जाए उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है काबू लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है इसका नाम, काबू लामजाओ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों मीराबाई चानू जो है इनका संबंध है मणिपुर राज्य से, इनका संबंध है मणिपुर राज्य से। और दोस्तों इन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू ने
वेट याद रखना है, वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग के अंदर कौन सा मेडल जीता है? उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों मणिपुर का राजकीय पशु है शंघाई हिरन। ठीक है, कौन सा? शंघाई हिरन जो है जो मणिपुर का राजकीय पशु है। याद रखना है दोस्तों, शंघाई हिरन मणिपुर का राजकीय पशु है। अगर आपसे बात की जाए थांगटा क्या है, तो थांगटा जो है यह मणिपुर का, इसे मार्शल आर्ट कहा जाता है। किसे? मणिपुर का मार्शल आर्ट किसे कहा जाता है? थांगटा को मणिपुर का मार्शल आर्ट कहा जाता है। बात की जाए कलरी पट्टू क्या है दोस्तों? कलरी पट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट से कहा जाता है? इसे कहाँ का मार्शल आर्ट कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है काले पानी, काले चावल का जीआई टैग यानी काले चावल का सांकेतिक भौगोलिक सांकेतिक याद रखना दोस्तों आप सभी को, काले चावल का जीआई टैग यानी काले चावल का भौगोलिक संकेतक किसे दिया गया? तो यह दिया गया है मणिपुर को यह जो है काले चावल का जीआई टैग दिया गया है। भौगोलिक संकेतक कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? भौगोलिक संकेतक जो है दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए 10 वर्षों तक जो है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में मणिपुर के कौन से 2 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में मणिपुर के कौन से 2 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो यह जो है पहला है हाथी मिर्च को, जो है मणिपुर के हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया, और मणिपुर के जो संतरा है इसे जीआई टैग दिया गया। अगला प्रश्न यानी हमारा आज का आखिरी प्रश्न है अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया? पहली बात दोस्तों, यह शाहीन चक्रवात है किसका अवशेष है? तो दोस्तों पहली बात, एक आपको मैंने कल परसों के करंट अफेयर में पढ़ाया था, गुलाब नाम का जो है एक चक्रवात आया है। यह जो गुलाब नाम का चक्रवात है इसका नाम किसने रखा है? तो पहली बात, इसका नाम रखा है पाकिस्तान ने। और यह किस सागर में आया था? गुलाब चक्रवात जो है यह अरब सागर में आया था। कौन सा चक्रवात? गुलाब चक्रवात। और इसी का जो अवशेष बचा था, इसके जो अवशेष थे यानी छोटे छोटे जो भी निम्न वायु के दाब थे उनसे जो है एक बड़ा चक्रवात बन रहा है, और उस चक्रवात का जो है नामकरण किया है कतर ने, और उसका नाम रखा है शाहीन। और दोस्तों यह जो शाहीन एक चक्रवात बन रहा है, बात की जाए किस सागर में बन रहा है? यह बन रहा है अरब सागर में। और दोस्तों संभावना यह जताई जा रही है कि दोस्तों कि ये महाराष्ट्र के जो कोस्टल रीजन है वहां पर टकरा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र गोवा जो है इन दोनों जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर टकरा सकता है। इसका शाहीन इसका नाम है, नामकरण किसने किया है? कतर ने। तो दोस्तों यही था हमारा आज का करंट अफेयर 2 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।